अगर आपको नागरिक शास्त्र में 100 नंबर पक्का करना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको एक ही वीडियो में कवर किया है। पिछले जो 5 सालों के 50 इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में कवर किया गया है। आसान सरल शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक आपका इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेपर पैटर्न आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है इसके उत्तर की। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है। पहले 20 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो ये आपको आंसर लिखना है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे तो चलिए समझते हैं। भारत ने इसे असमान और अन्यायपूर्ण माना। पहला पॉइंट इसमें यह है कि जो अप्रसार संधि है यहाँ पे असमान माना गया और इसे अन्यायपूर्ण माना गया, क्योंकि यह केवल परमाणु हथियार रखने वाले देशों के ही विशेषाधिकार देता है और अन्य देशों को इससे क्षमता से वंचित करता है। यानी बहुत ही सिंपल पॉइंट इसमें कहा गया है कि जिनके पास परमाणु हथियार होगा उन्हीं को विशेष अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा वो इससे वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए जो साइन करने से है भारत ने इनकार कर दिया था। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ताड़ी विरोध आंदोलन को महिला आंदोलन क्यों कहा जाता है? तो ताड़ी पीने की बात हो रही है। यहाँ पे महिला क्यों परेशान है ताड़ी से, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका उत्तर। ताड़ी विरोध आंदोलन महिलाओं द्वारा अपने परिवार को शराब की लत से बचाने के लिए चलाया गया था। यानी धीरे धीरे लोग पहले ताड़ी पीते हैं, फिर ताड़ी पीने के जब नशा चढ़ जाता है फिर शराब की लत लग जाती है। तो इसीलिए ताड़ी पीने से शराब की लत ना लगे उन्हें, इसको बंद कराने के लिए महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की और इससे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा कि अगर ताड़ी इस तरह से लोग पीते रहें तो धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देंगे और फिर इसके बाद घर की बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप ले सकते हैं, सिंपल पॉइंट है। आगे है यहाँ पे, चिपको आंदोलन क्या था और यह किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। पहला पॉइंट बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। कहाँ से? उत्तराखंड से। 2 पॉइंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद जो है यह पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था, जहां लोग पेड़ों से बचाने के लिए उससे चिपक जाते थे। यानी जैसे मान लो पेड़ होता था तो लोग क्या करते थे, पेड़ से जो है चिपक जाते थे। ठीक है, पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो, क्योंकि पेड़ को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा था। तो पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पे लोग पेड़ से चिपक जाते थे और इससे कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो। तो इसी से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 में विभाजन के 2 कारण लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 में विभाजन हुआ, क्या कारण था उसके पीछे? तो देखिए, इंदिरा गांधी और पार्टी की वरिष्ठ नेता के बीच जो है वैचारिक मतभेद हो गया। यानी जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, और देश के जो अन्य उनके पार्टी के जो नेता थे उनके बीच में मतभेद हो गया, कोई विचार मिल नहीं रहा था। इंदिरा गांधी कुछ चाह रहे थे, उनके पार्टी की जो वरिष्ठ नेता थे वो कुछ चाह रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मतभेद हो गया जिसके कारण विभाजन हो गया। आगे है, राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी का स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन किया गया। इस प्रकार से जो है जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र रूप से उसमें जो है समर्थन किया उनका, तो उससे भी जो वहाँ पे विभाजन कारण माना जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, सुरक्षा का पारंपरिक अवधारणा क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा की बात करें तो यह अवधारणा राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य मतलब सैनिक होता है, ताकत पर आधारित है। इसका उद्देश्य बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। यानी जो सैन्य आक्रमण है, ये सैन्य आक्रमण से जो ऐसी ताकत है जिससे हमें बाहरी देश के जो आक्रमण करने वाले होते हैं उससे बचाता है। तो ये सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा है जो सदियों से चली आ रही है।
ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, वर्चस्व का अर्थ देखिए। वर्चस्व का मतलब ये होता है कि भाई जब आप एक दिन सफल इंसान बन जाएंगे तो आपका भी एक दिन नाम होगा यानी वर्चस्व होगा आपका भी, ठीक है। तो वर्चस्व का मतलब किसी समूह या व्यक्ति देश का अन्य प्रभुत्व स्थापित करना। उदाहरण के लिए आर्थिक या सैन्य वर्चस्व। आर्थिक रूप से मतलब जैसे टाटा बिरला अंबानी हैं, उनका वर्चस्व है भैया, है ना, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा आमदनी है, इतने पैसे हैं तो किसी भी जो है मुल्क को भी खरीद सकते हैं, तो ये वर्चस्व है उनका, ठीक है, नाम है उनका। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में की गई और ये राजगोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में अशांति की 2 कारण बताइए। तो जम्मू कश्मीर में अशांति क्यों हुई थी? क्योंकि अनुच्छेद 370 धारा को लेकर विवाद हो रहे थे और आतंकवाद, अलगाववाद वहां सबसे बड़ी समस्या माना जाता था समय समय पर, और जो है वहां पे अलगाववाद की मांग की जा रही थी और जो है आतंकवाद जो है वहां पे एक्टिव था, ठीक है, हस्तक्षेप होता था, बार बार गोला बारूद हमेशा जो है वहां पे उठते रहते थे, तो इस प्रकार से जो है वहां पे विवाद का कारण माना गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई और इसका क्या उद्देश्य था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, 4/5, ठीक है, 4/5/1945 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना भविष्य में ना घटे, इसके लिए जो है इन्होंने यूएनओ की स्थापना की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। दूसरा पॉइंट, 2 देशों के बीच में सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है गठन किया गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने और क्यों की गई? तो 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी वो की गई है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति, उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पे 352 के अनुच्छेद के तहत जो है आपातकाल लगाई जा सकती है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई और किस मॉडल पर आधारित था? तो यहाँ पे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 1961 तक चला। पहले जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से शुरू हुई, 5 साल तक चली थी ये पंचवर्षीय योजना, ये 1956 तक चली, यानी फिर इसके बाद दूसरा वाला आपका 1956 से शुरू हो चुका। जो दूसरा वाला है 1956 से 1961 तक चला। तो ये जो है महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था 1956 से 1961, जो भारी उद्योग और आर्थिक विकास पर केंद्रित था, यानी उद्योग पर आधारित था, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है, आसियान की स्थापना और मुख्यालय। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में जकार्ता में किया गया, इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पे आसियान का स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर के नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे स्पष्ट बहुमत किसे प्राप्त हुआ? तो आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है ये 2014 से अब तक जो है चली आ रही है सरकार, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या प्रभाव थे? नरेंद्र मोदी के जो है इनका नेतृत्व था, प्रभावी नेतृत्व था, जिसके कारण आज तक सरकार बनी हुई बीजेपी, और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण जो है वो सरकार में नहीं आ पाई। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत और चीन विवाद के 2 कारण बता दीजिए। तो भारत और चीन के बीच में जो विवाद का कारण माना जाता है ये 1962 के जो युद्ध हुए थे भारत और चाइना के बीच में। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मानचित्र से समझेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं अक्साई चीन, ठीक है,
अक्साई चीन कहते हैं, जो भारत भारत और चाइना के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था, तो चाइना ने इतना हिस्सा भारत का कब्जा कर लिया है जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक विवाद जो है माना जाता है कारण है। ठीक है, आगे है अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दबाव। अरुणाचल प्रदेश पे चीन का दबाव ने चीन का दावा। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो इसके कारण भी एक तरह से विवाद का कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी और 2 अस्थायी सदस्य का नाम बताना है। तो 2 अस्थायी सदस्य में आप अमेरिका, रूस और लिख सकते हैं। अमेरिका, रूस के अलावा जो है चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके के नाम से जाना जाता है या ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, 2 थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला कर दिया है, लेकिन ये भी नाम ध्यान रखेंगे। अस्थायी में भारत और जापान का नाम ध्यान रखेंगे, और हर 2 साल बाद ये बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण बताइए। वैश्विक पर्यावरण मतलब कि विश्व स्तर पे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका क्या कारण है। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि वनों की अंधाधुंध कटाई हुई, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा इसमें लिखेंगे औद्योगिक प्रदूषण। जगह जगह पे हर देशों में उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ, और उद्योगों का विकास होने से प्रदूषण विश्व स्तर पर फैल गया, जिसके कारण ये वैश्विक प्रदूषण का समस्या माना गया। ठीक है, 2 पॉइंट इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 पर। 17 कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर व्यापार करना, संचार या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा जो होता है उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि चीन है, ठीक है, और भारत है। अगर मान लेते हैं कि भारत को कोई व्यक्ति चीन में जाता है और चीन के व्यक्ति भारत में आते हैं, तो भारत से चीन, चीन से भारत में जो भी सांस्कृतिक होगी उसका आदान प्रदान होगा। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि भारत में हर चीज़ चाइना है, हर चीज़ चाइना है, तो चाइना सामान आने से व्यापार का भी बढ़ावा मिला है। इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 2 से अधिक देशों में बीच में व्यापार हो, संचार हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो, उसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति का मतलब होता है कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार और उन्नत बीजों के उपयोग से हुई वृद्धि से है, जिससे भारत को खाद्यान्न उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भर बनाया है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि हरित क्रांति का मतलब ये है कि जब अच्छे से अच्छे तकनीकों को इस्तेमाल किया जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और उत्पादन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है या फिर अन्य कोई देश होंगे वो खाद्यान्न पर निर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि हरित क्रांति से तात्पर्य होता है जब अच्छी तकनीकी, अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाया जाए तो उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, पूर्वोत्तर राज्यों को 2 समस्याएं बताइए। तो पूर्वोत्तर जो राज्य है उनकी 2 समस्याएं बताना है। एक जातीय संघर्ष वहाँ पे है, एक अलगाववाद है। अपने अपने को लोग अलग अलग मानते हैं, जिसके कारण वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। बुनियादी ढांचों कमी है। बुनियादी ढांचों कमी का मतलब ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों को नहीं मिल पाती हैं, तो अपने मांग के लिए लोग हैं वहाँ पे अपना अलगाववादी जो है धारणा रखते हैं, और ये आगे चल के समस्या बन जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम जो आम चुनाव है वो 51-52 में हुआ था, 1951-52 में। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली राष्ट्रीय आम चुनाव थी। मतदाताओं ने भारतीय संसद को निचले सदन और पहली लोकसभा के 489 सदस्य को चुना। अधिकांश राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। अगर आप चाहें तो बस आप इतना लिख सकते हैं, इतने लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि नाटो के किन्हीं 2 सदस्यों का नाम लिखना है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक है, आपको आराम से नंबर पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन का पैटर्न आप यहाँ पे देख पाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, और क्वेश्चन है नाटो के 2 सदस्य देशों का नाम लिखना है। तो नाटो का पूरा नाम है, नाटो पहले देख लीजिए एक बार,
नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नाम हो गया। इसके 2 सदस्य देशों का नाम जो है अमेरिका और फ्रांस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। जब ये नाटो बना था तो 1949 1949 में बना था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि चीन में सामवादी क्रांति कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। तो साल है 1949। ठीक है, 1949 ये भी है। 1949 ध्यान रखेंगे। और किसके नेतृत्व में, माओ त्से तुंग के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा इसको ट्रिक लगा लीजिए कि अपने जो माता होती हैं उस माता को लोग माओ कहते हैं ना, माओ मतलब कि कहते हैं कि भाई आपकी कितनी माएँ हैं, तो एक माँ है, 2 माँ हैं, तो 2 माँ होती हैं, एक अपनी माँ एक सासू माँ। तो यहाँ पे जो माओ है तो माओ तुसी तुंग मतलब तंग ना करो। ठीक है, तंग ना करो माओ को। ठीक है, माताओं को तंग ना करो। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल मैंने लिखा है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन आप इतना ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 अंग का नाम लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, ये इसके 2 अंग का नाम लिखना है। तो एक महासभा हो जाएगा, एक सुरक्षा परिषद हो जाएगा। ठीक है, 2 पूछा गया है, 2 ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में मूलवासियों के लिए प्रयुक्त शब्द। तो भारत में जो मूल निवासी है या फिर जो मूलवासी हैं उन्हें आदिवासी शब्द के नाम से जाना जाता है। आदिवासी शब्द का जो मतलब होता है वो होता है मूल निवासी। ठीक है, भारत में आदिवासी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मूल निवासी शब्द का मतलब कोई व्यक्ति जो उसका पूर्वज जब बहुत पहले से ही वो किसी देश या क्षेत्र में रहता आया हो उसे मूल निवासी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने कह रहा है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास को टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के सामंजस्यपूर्ण विकास होता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को प्रभावित ना हो पाए। यहाँ पे जो लिखा गया है अगर आप इस समझ नहीं पाए तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ। जैसे मान लीजिए एक पेड़ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पेड़ ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, अब इसकी जगह पे यहाँ पे एक व्यक्ति बना देते हैं और एक व्यक्ति यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये व्यक्ति जो है ये वर्तमान की अवस्था है। ठीक है, वर्तमान की अवस्था है और जो ये वाला व्यक्ति है ये फ्यूचर की, भविष्य की अवस्था है। ठीक है, वर्तमान की पीढ़ी जब इस पेड़ का उपयोग करे और अपनी आने वाली जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए संसाधन को बचा के रखे, तो इस प्रक्रिया को सतत विकास के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। मतलब ये है कि जो भी आप संसाधन आपके पास हैं उसको इस प्रकार से आप ना खर्चा करिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, तो इस प्रक्रिया को सतत विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण कौन थे। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे आपको जेपी नारायण के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आप ये भी जानिए कि जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण। ठीक है, वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे जिन्होंने 1970 के दशक में भ्रष्टाचार और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है। चिपको आंदोलन क्या था। तो चिपको आंदोलन जो था ये पर्यावरण आंदोलन था जिसमें उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू किया गया था। पेड़ों से लोग चिपक जाते थे और उन्हें बचाते थे जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी उत्तराखंड से। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है साझी संपदा, यानी एक ऐसा संपदा जो साझा में हो। जैसे
वे संसाधन जिनका उपयोग सभी लोग कर सकते हों उन्हें साझी संपदा संसाधन कहा जाता है। जैसे जंगल हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, चारागाह हो गया, सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब सब लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं तो उसी को साझा संपदा संसाधन के नाम से जाना जाता है। अगला है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण, पहला आर्थिक कमजोरी और भ्रष्टाचार हुआ था जिसके कारण सोवियत संघ यानी रूस का जो है विघटन हो गया। नेक्स्ट है गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग। जो अलग अलग राज्य थे वो अलग अलग गणराज्य जो है अपना अपना देश की मांग करने लगे। धीरे धीरे करते करते सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है सार्क। सार्क की स्थापना और मुख्यालय। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। 8 दिसंबर 1985 को पेपर में बहुविकल्पीय में पूछा गया है। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत के 2 प्रमुख चुनौतियों को लिखना है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी आई? भारत की राजनीतिक एकीकरण बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती आई और शरणार्थियों को पुनर्वास और आर्थिक विकास। शरणार्थियों को पुनर्वास का मतलब ये है कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे उनके लिए आवास की व्यवस्था करना और उनको विकास के रास्ते पर लेकर चलना, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। ठीक है, आगे है बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत में नियोजन के लिए प्रेरणा किन 2 देशों से ली गई है। भारत में जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, इसकी प्रेरणा किन देशों से ली गई है? तो सोवियत संघ से ली गई है जिसमें पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है और अमेरिका से जो है आर्थिक विकास मॉडल लिया गया है। तो नियोजन का मतलब होता है कोई काम प्लानिंग के अनुसार, कोई काम योजना बनाकर जब किया जाए तो उसे नियोजन कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे पंचशील समझौता कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, भारत और चीन के मध्य हुआ था। सिंपल है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे 42 नंबर, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, ये 50 नंबर क्वेश्चन अब आपका यहाँ पे पूरा होगा। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया के 2 देश सबसे छोटे देश बताने हैं। तो दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश में मालदीव और भूटान, ये सबसे छोटे देश हो जाएंगे। इसमें सबसे छोटा मालदीव है। ठीक है, आगे है यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ क्यों बनाया गया, यूएनओ क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे पहला रीजन है कि यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए, ये सबसे मुख्य है, शांति बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। अगला है आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट है सबसे अधिक बार जो है वीटो पावर का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है बार जो है वीटो का प्रयोग वो रूस किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों ने किया है। वीटो पावर का मतलब एक ऐसा अधिकार इनको दिया जाता था जो जिससे जो है वो देश की सुरक्षा, सामाजिकता, आर्थिक, इन सब के लिए जो है एक उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा रूस और अमेरिका दोनों ने किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी 2 एजेंसियां कौन कौन सी हैं? तो 2 एजेंसियां आप ले सकते हैं सोवियत संघ के, जैसे पहला है यूनिसेफ, दूसरा यहाँ पे WHO है। तो इसकी जगह पे आप WTO ले सकते हैं और WHO ले सकते हैं, ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ही पूछा गया है तो 2 ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि मानव अधिकार के लिए काम करने वाली 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? मानव अधिकार के लिए कौन कौन सी जो है संस्थाएं काम करती हैं? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये संस्था है और ह्यूमन राइट्स वॉच ये संस्था है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल 2 संस्था आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे है 2 राज्य जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे उनका नाम बताना है। तो 2 राज्य आज के टाइम में ये राज्य हैं, गोवा मणिपुर राज्य हैं, लेकिन पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो गोवा और मणिपुर जो है इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल लगाने के 2 प्रमुख कारण क्या हैं? 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया? 1975 में आपातकाल लगाने का मुख्य कारण में देश में आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का मतलब ये है कि जो देश में राजनीतिक दल थे उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए थे और आपस में ही सब धरना प्रदर्शन वगैरह सब हो रहा था, जिसके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। दूसरा पॉइंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव
को अवैध घोषित कर देना, ये जो है ये भी एक तरह से आपातकाल माना जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद कोई दो परिणाम बताना है। जब इसको समाप्त कर दिया गया, दो परिणाम क्या होगा? तो देखिए, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर अब भारत का पूर्ण राज्य नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, लद्दाख भी उसी तरह से है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से लागू हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था, अपना झंडा होता था, लेकिन जब 370 धारा हटाई गई तब भारत में जो है भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि जापान पर गिराए गए परमाणु बम। तो जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था वो आपका देखिए हिरोशिमा पे लिटिल बम गिराया गया था, लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था, और नागासाकी पर फैट मैन के नाम से जाना जाता था। ये दो बम गिराए गए थे। कब कब गिराए थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, और फिर नागासाकी पर 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को 1945 को गिराया था। तो इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नागासाकी है। ठीक है, ना से नागासाकी और ना से 9 हो जाएगा। ठीक है, ना से 9 और ना से नागासाकी, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 6 को गिराया था नागासाकी में या 9 को गिराया गया था। तो हिरोशिमा आपका 6 हो जाएगा, नागासाकी में 9 हो जाएगा, 9 अगस्त। ठीक है, आगे इसमें हिरोशिमा पर गिराए गए जो बम है उसका नाम लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका फैट मैन नाम था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता से आशय क्या है? तो यह नीति किसी भी सैन्य गुट या जैसे अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल ना होकर स्वतंत्र रहने की बात जो है गुट निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर भारत है, जैसे भारत है, भारत किसी गुट में शामिल नहीं है। ठीक है, भारत किसी गुट में शामिल नहीं है, तो भारत क्या करता है कि इसमें किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपना स्वतंत्र रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे इसे गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं यहाँ पे 44। भारत के दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध है, जैन हैं। दो पूछा गया है तो दो ही लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 से भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सरकारी और निजी दोनों मिलकर काम करते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बाजार और सरकार दोनों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने की भारत की परमाणु नीति के दो विशेषताएं बताइए। तो भारत की परमाणु नीति की दो विशेषताएं हैं। पहला हमला करने की नीति, पहला हमला ना करने की नीति है, पहला हमला ना करने की नीति है। यानी भारत के पास परमाणु बम तो है लेकिन हम पहले हमला नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हमला हमारे ऊपर करता है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, या फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, परमाणु हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए रखा गया है भारत के पास। ठीक है, आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपातकाल के दो संवैधानिक परिणाम बताइए। जो आपातकाल लगाई गई थी 1975 में, उसके दो संवैधानिक परिणाम आपको बताना है। पहला, मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे, जितने भी मौलिक अधिकार लोगों के पास थे उसको निलंबित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार की जो ताकत थी वो बढ़ गई थी, केंद्र सरकार पूरी तरह से ताकत में आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि दलित आंदोलन के समर्थक दो राजनीतिक दल का नाम लिखिए। दलित आंदोलन में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानी जाती है, और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के नाम से जाने जाती है। 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की सीमा से लगे दो देशों का नाम बताना है। तो पूर्वोत्तर में चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार भी है, म्यांमार भी लिख सकते हैं, लेकिन दो ही पूछा गया, दो ही लिखिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का सिंपल अर्थ देखा जाए तो आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये तो इसका अर्थ हो गया कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आइए थोड़ा इसके डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। शॉक थेरेपी एक आर्थिक सिद्धांत है जिसका मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना है। यह एक ऐसा मॉडल था जिसके तहत सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में
साम्यवादी पूंजीवाद की ओर बदलाव किया गया। शॉक थेरेपी के विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को निर्देशित किया गया। यानी जो है शॉक थेरेपी है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा जो है ये शुरू किया गया, लागू किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि पहले लोग कह रहे थे कि हम लोग समाजवाद चाहते हैं, ठीक है, समाजवाद चाहते हैं, बाद में लोग पूंजीवाद की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से विश्वासघात हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को जो है कहा जाता है शॉक थेरेपी। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।